देखते हैं इसको। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सैंपल ऑफ इथेन हैज द सेम मास एज दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। सो मास ऑफ इथेन एंड मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ इथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन, ठीक है। लेकिन मास कितने मॉलिक्यूल्स का, 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास बराबर है मास ऑफ इथेन के, ठीक है। तो अब हम मास यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास कैसे कैलकुलेट होता है। आपको पता है कि एवोगैड्रोस नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू मोलर मास, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻⁷ डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना है, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना मोल्स ऑफ मीथेन है। ये जो मास है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस मच मोल्स एंड मोल्स मल्टीप्लाइड, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हमें यहाँ से मास की वैल्यू चाहिए तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मास ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो कि 10⁻⁷ अपॉन Na हम ले सकते हैं, 10⁻⁷ बाय Na, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिया। मोलर मास ऑफ मीथेन, molar mass of methane is 12 plus 4 16. So when you multiply the number of moles with molar mass, तो क्या आ गया, mass of methane, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको मास में कन्वर्ट किया, तो वो कितना आ रहा है 10⁻⁷ अपॉन Na इंटू 16, ठीक है। तो जितना मास इसका है उतना ही मास इथेन का है। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसी मास के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने मॉलिक्यूल्स को मास में कन्वर्ट किया, अब मास इथेन का पता चल गया, अब मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेन इसके बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो मास हमारे पास ये है 10⁻⁷ बाय Na इंटू 16, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेन। हम किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, इथेन के। सो इथेन का मोलर मास लेंगे, सो इथेन का मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30। सो दिस डिवाइड बाय 30, नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथेन के। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, तो क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स का क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ये है, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10⁻⁷ अपॉन Na इंटू 16 बाय 30, ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई विद Na, तो Na और Na कट जाएगा, हमारे पास बचा 16 बाय 30 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल कर लो, आप यहां से ना इसको 160 बाय 30 ले लो, ताकि वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, देन यू कैन कट इट इजीली, ठीक है। सो इफ आई राइट इट लाइक दिस 160 बाय 30 इंटू 10⁻⁶, सो जीरोस कैंसिल आउट एंड 3 से 5 टाइम्स 15, so 5.3 into 10⁶ approximately, 5.3 into 10⁶, है ना। तो क्या किया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिया है उसको मास में कन्वर्ट किया, ठीक है। जितना मास मीथेन के इतने मॉलिक्यूल्स का है, सेम मास सैंपल का, जो सैंपल हमने लिया उसमें इथेन का मास है, ठीक है।
जो जितना मास मीथेन के 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स का है उतना ही मास जो हमने इथेन का सैंपल लिया है उसका है. सो दिस मास इज इक्वल टू मास ऑफ इथेन. मास पता चल गया. मास को किस में कन्वर्ट करना है? मॉलिक्यूल्स में. यू कैन अप्लाई द सिंपल यूनिटरी मेथड आल्सो और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके फिर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स एंड देन कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल्स. So just see. So if you've done this question, कुछ नहीं क्लियर है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर सेकेंड क्वेश्चन. You can go over to the second question. Method. See if I write it like this, कि Avogadro's number of molecules के corresponding जो mass of methane है that is 16 grams. तो 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मास कितना होगा? 16/Na इंटू 10⁻⁷. ठीक है. सो इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एवोगैड्रोस नंबर है 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये 1 मोल का मास है. तो 1 मोल की जो क्वांटिटीज है उनको आप आपस में रिलेट कर सकते हो. ठीक है. देन इसी तरह से ये मास आ गया. फिर मास को मॉलिक्यूल से इथेन का जो मोलर मास है दैट इज 24 + 6 30 ग्राम्स कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये जो इतना ग्राम्स हमने निकाला है सेम मास अपना इथेन का है. तो 16/Na इंटू 10⁻⁷. अगर 30 ग्राम्स में एवोगैड्रोस नंबर 30 ग्राम्स क्यों लिया? क्योंकि उसका मोलर मास है. मोलर मास कॉरेस्पॉन्ड्स टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अगर इतना ग्राम में एवोगैड्रोस नंबर है सो दिस मच ग्राम्स विल कंटेन दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस. ठीक है. Na/30 इंटू दिस वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁷/Na. सो Na कट्स कैंसल्स आउट. 16/30 इंटू 10⁻⁷, है ना. तो यूनिटरी मेथड में लगा सकते हो. तो हमने क्या किया? मॉलिक्यूल से मास निकाला. पहले हमने 1 मोल का कॉन्सेप्ट यूज किया कि 1 मोल में पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर होते हैं और 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर है. इसको रिलेट किया. फिर इतने पार्टिकल्स में मास निकाला. सेम मास हमने इथेन के लिए यूज किया और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला. कैन यूज द यूनिटरी मेथड आल्सो, है ना. कैसे भी करके either the formula or directly we can relate like this. Okay, now let's see the second question. ठीक है. So what is given in the second question? 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल है और उसमें से जो रिमूव किया 1.2046 into 10⁻24 molecules of SO2 has been removed. ठीक है. सो इतना ग्राम सैंपल में से इतना मॉलिक्यूल्स निकाल दिया. वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस लेफ्ट फाइंड करना है. तो क्या तरीका बताया था कि पहले इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो. ठीक है. वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन इन द क्लास. सो क्या किया? पहले हमने यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकाला. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गिवन इन द सैंपल? मास गिवन है. मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट इज मोलर मास? सल्फर इज 32 + 32 64. ठीक है. तो यहां से हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2. फिर इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव किया तो इसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर. सो 1.2046 into 10⁻24 divide by 6.022 into 10⁻23. ठीक है. तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए. दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा? द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट. ठीक है. सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट. तो यहां से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. दैट विल गिव द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट. तो जितना मोल्स बचा होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ जाएगा.
नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स. तो जो भी वॉल्यूम निकालनी है कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से. सो वॉल्यूम रिमेनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग, जो भी उसके लेफ्ट मोल्स है, मल्टीप्लाइड विथ 22.4 लीटर्स. जस्ट सी. कितना आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेटली डबल ही है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली डबल, है ना. 10⁻23 करते तो 12.0 हो जाएगा, 12.04. तो 6.02 एंड 12.04 अप्रोक्सीमेटली डबल है. सो दिस विल कैंसिल आउट. आई एम शिफ्टिंग वन ऑफ द जीरोस टू दिस साइड. 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास आएगा 12.04 डिवाइड बाय 6.02, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2. 64 डिवाइड बाय 160, so this gives us double 2.5. ठीक है. सो डिफरेंस कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग क्या हो गया? 2.5 माइनस 2. तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग इज 2.5 माइनस 2. डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मोल्स ऑफ सैंपल और जो मोल्स रिमूव हुए हैं उन दोनों का डिफरेंस विल टेल यू नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग, दैट इज 0.5. So 0.5 multiplied with 22.4 liters. ठीक है. तो कितना आ रहा है? 11.2 liters. So what is the volume of the gas left? 11.2 liters. ठीक है. तो इजी तरीका क्या होता है? जब भी आपको इस तरह से दिया है, मास ऑफ सैंपल गिवन है, मॉलिक्यूल्स रिमूव कर रहे हैं, सो व्हाट इज द इजियर वे कि नंबर ऑफ मोल्स में उसको कन्वर्ट किया दोनों को ही, देन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट जो भी सैंपल बचा है, एंड देन कन्वर्ट इनटू मास और मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम जिसमें भी कन्वर्ट करने को बोला है. ठीक है. व्हाटएवर रिमेनिंग इज आस्क्ड. आपको पूछ सकते हैं मोल्स लेफ्ट, दे कैन आस्क यू मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, मास ऑफ द गैस लेफ्ट, है ना. किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं. तो मोल्स में कन्वर्ट करके देन इट इज इजी टू रिलेट. ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया है और 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन टू अस. ठीक है. और टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है. टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी. सो अगेन व्हाट इज द इजियर वे? कन्वर्ट मास इनटू मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. अच्छा, जब ये गैसेस लेते हैं तो डायटोमिक फॉर्म में लेना है. ठीक है. सो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 14 into 2 28. सो नंबर ऑफ मोल्स इज 14 डिवाइड बाय 14 2 टाइम्स होता है 28. सो 1/2, दैट इज 0.5 moles of nitrogen is present. Similarly, number of moles of CO2 will be given mass is 22. Molar mass of CO2 is 12 plus 32, that is 44 grams. So again ये twice जा रहा है, 1/2, that is 0.5 moles. अब दोनों का मिक्सचर हमने लिया है, गैसियस मिक्सचर इज टेकन, है ना. दोनों को मिक्स किया तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स मिक्सचर के 0.5 प्लस 0.5, दैट इज 1. ठीक है. 0.5 प्लस 1 मोल है टोटल मिक्सचर का. तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा मिक्सचर का? जितना टोटल मोल्स है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे. 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी कंडीशंस पे? 22.4. सो क्योंकि टोटल मोल्स हमारे पास 1 है और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स. ठीक है.
So multiply with 1 mole multiplied with 22.4. So 22.4 liters will be the volume of the gaseous mixture at STP. So ये ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसे different gases दिया और mixture का पूछा है, find the total moles of the mixture and then convert moles into volume. ठीक है, so that will be the volume of the gaseous mixture at STP. Because STP पे हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स. सिर्फ एसटीपी कंडीशंस में ही 1 मोल का इतना वॉल्यूम है. अगर एसटीपी कंडीशंस नहीं है तब तो हम कैसे निकालते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे. एसटीपी कंडीशंस है तो डायरेक्टली हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. एसटीपी नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंट है या प्रेशर अलग है, तब वॉल्यूम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं. ठीक है, चलो गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाओ. So now question number 4. So question number 4 में empirical formula of the compound has to be calculated and percentage of nitrogen given in the compound is 25.94 and percentage of the other element is oxygen given is 74.06. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें परसेंटेजेस गिवन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो परसेंटेज को किससे डिवाइड करते हैं, उसके एटॉमिक वेट से. ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, ऑक्सीजन इज 16. सो वी डिवाइड द परसेंटेज, वी टेक इट एज परसेंटेज बाय मास, है ना. आपको जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको आप परसेंटेज बाय मास ले सकते हो. तो मास डिवाइडेड बाय atomic mass gives us the relative number of moles. Mass divided by molar mass, that gives you the relative number of moles. तो relative number of moles निकालेंगे. So 25.94 divided by 14, 74.06 divided by 16. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से रिलेटिव मोल्स आएंगे. अच्छा, रिलेटिव मोल्स जो आ रहे हैं उनको सिंप्लीफाई भी करना है ना. तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स जो होता है दैट गिव्स यू द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो फाइंड द रिलेटिव मोल्स एंड देन कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी हम ऐसे डेसिमल्स में जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करें तो एटलीस्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा करेक्ट आंसर्स आते हैं इफ यू सॉल्व अप टू 2 डेसिमल प्लेस. So what is the first part? What is the answer to the first part? 1.85. Second 4.62. Okay. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. टू सिंप्लीफाई इट फर्दर हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 1.85 से. So 1.85 डिवाइड बाय 1.85, 4.62 डिवाइड बाय 1.85. ठीक है, तो यहां से तो आ जाएगा 1, यहां से क्या आ रहा है 4.6 डिवाइड बाय 1.85, 2.5. ठीक है, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ ना, होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा है, 1:2.5 है. तो क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो आ रहा है 1:2.5. स्टिल इट इज नॉट होल नंबर रेशियो, सो वी मल्टीप्लाई विद सम होल नंबर. तो हम दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से. जब हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2.5 को ट्वाइस करते हैं तो वो हो जाता है 5. ठीक है, इसीलिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला विल नॉट बी 1:2.5, इट विल बी टेकन एज N2O5. सो अगर जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, बिकॉज एटम्स कांट बी फ्रैक्शनल. सो N2O5 विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. जस्ट सी.
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ रहा है तो अगर किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है तो देन मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इनटू simplest whole number ratio. That will give you the empirical formula of the compound. So write on the next question. Four moles of magnesium carbonate. 4 moles of magnesium carbonate is reacted with 6 moles of HCl solution. 4 moles of magnesium carbonate is reacted with 6 moles of HCl solution. Find the volume of CO2 produced at STP. Find the volume of CO2 gas produced at STP. ठीक है? Can you write down the reaction? देखो जरा. Just see if you can write down the reaction yourself. What will be the reaction? Magnesium carbonate combines with HCl. Tell me the products. What will be the product? So जब भी हमारे पास reaction based question आते हैं, पहले तो reaction correct होना चाहिए. Second, the stoichiometry should be correct. है ना? Only then you can proceed further. So बताओ क्या क्या products बनेंगे? Yes, good. ठीक है. देखो ये magnesium ions है, यहाँ carbonate ions है. HCl को ब्रेक करो, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन. सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद क्लोराइड और कार्बोनेट H के साथ ऑपोजिट आयंस का कॉम्बिनेशन करना है. मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो वो क्लोराइड के साथ, नेगेटिव के साथ. कार्बोनेट नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेगा अपने आप को. ठीक है, सो दिस एक्सचेंज ऑफ आयन, पॉजिटिव विद नेगेटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव कंबाइन करता है. अच्छा, मैग्नीशियम का क्लोराइड, तो चार्ज का ध्यान रखना है. मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है so it will combine with 2 chloride, so MgCl2 plus. अब कार्बोनेट 2 नेगेटिव है तो 2 हाइड्रोजन आयंस को यहां से पिक करेगा. सो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3. लेकिन कार्बोनिक एसिड क्या होता है? इट इज अ वीक एसिड एंड इट डिकम्पोजेस इजीली. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कार्बोनिक एसिड वी राइट वाटर एंड CO2. तो जहां पर भी H2CO3 बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, उसको डिकम्पोज करके क्या लिखना है? वाटर एंड CO2, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, इट डिकम्पोजेस इजीली. सो अल्टीमेटली इट लिबरेट्स CO2. ठीक है, सो डोंट हैव टू राइट दिस. इसकी जगह हमेशा CO2 गैस लिखना है. अब रिएक्शन को देखो, बैलेंस है क्या? रिएक्शन इज बैलेंस्ड. सिर्फ यहाँ 2HCl लगा है, बाकी रिएक्शन बैलेंस्ड है. ठीक है, अब हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP. सो नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो कैसे, सबसे पहले कैसे प्रोसीड करना है? फर्स्ट सी कि वेदर वी हैव टू यूज द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट और नॉट. अगर यूज करना है तो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट और उसके थ्रू फिर जो भी आपको प्रोडक्ट पूछा है उसको रिलेट करेंगे. चलो करो इसको. हाँ, वॉल्यूम, हाँ कन्वर्ट करना है उसको वॉल्यूम में. सो कन्वर्ट करो. गुड. ठीक है, यस. देखो है, सीधा निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पर रेशो क्या है? 1:2 रेशो में है रिएक्टेंस.
ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या बैलेंस्ड इक्वेशन के जो मोल्स हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:2 रेशो है, और जो मोल्स का रेशो आपको गिवन है वो 4:6 है। तो 4:6 का मतलब क्या हुआ, द रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन रेशो। तो जब भी गिवन मोल्स का रेशो स्टोइकोमेट्रिक रेशो से अलग है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है, पूरा रिएक्शन पूरे रिएक्टेंट्स कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सो फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट, कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आप सीधा भी देख सकते हो, देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 से, तो अगर 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है तो हमने कितना लिया है, हमने लिया है 4 मोल्स। तो 4 मोल्स किससे रिएक्ट करेगा, 4 रिएक्ट करेगा 4 into 2 8 मोल्स ऑफ HCl से, लेकिन हमने तो 8 मोल्स लिया ही नहीं, वो तो कम पड़ गया, ठीक है। तो जो कम है वो फिर लिमिटिंग हो गया, समझ आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू कंज्यूम दीज 4 मोल्स हमें 8 मोल्स ऑफ HCl चाहिए। अगर पूरा 4 मोल्स को खत्म करना है तो हमें 8 मोल्स ऑफ HCl चाहिए, बट उतना नहीं है, सो दैट मींस ये कम अमाउंट में है, सो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से लिखें कि 2 मोल्स ऑफ HCl reacts with 1 mole of magnesium carbonate, तो क्वेश्चन में 6 मोल्स ऑफ HCl है। अगर 2 1 के साथ कर रहा है तो 1 मोल 1/2 के साथ करेगा, और 6 मोल्स किसके साथ करेंगे, 1/2 into 6, दैट इज 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो जो हमने 6 मोल्स ऑफ HCl लिया है दैट विल रिएक्ट ओनली विथ 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमने कितना ले लिया 4, तो अगर 6 मोल्स को पूरा कंज्यूम करना है, 6 मोल्स ऑफ HCl को पूरा कंज्यूम करना है, वी जस्ट नीडेड 3 मोल्स, बट क्वेश्चन में ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो एक्सेस और जो पूरा खत्म हो रहा है वो लिमिटिंग है ना। तो कैसे भी करके सिंपल रिलेशन से भी हमें दिख रहा है कि वो HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यू कैन यूज द अदर मेथड्स दैट आई हैव टोल्ड यू, जो भी मोल्स हैं उनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आल्सो देयर। मोल्स है 4, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 1, moles 6, stoichiometric coefficient of HCl 2, so the ratio is 3, ratio is 4। जिस केस में रेशियो कम आता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो कैसे भी करके LR फाइंड कर लो। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया तो सिर्फ उस पे फोकस करना है और जो प्रोडक्ट आपको पूछा है उस पे। नाउ फ्रॉम बैलेंस्ड रिएक्शन वी नो 2 moles of HCl produces 1 mole of CO2, तो 6 मोल्स ऑफ HCl कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 से 1 हो रहा है तो 1 मोल ऑफ HCl से 1/2 होगा, और 6 मोल्स ऑफ HCl से 1/2 into 6, दैट इज 3 मोल्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। अभी CO2 का मोल्स पता चल गया, कन्वर्ट मोल्स इनटू वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स एट STP, तो 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 3 into 22.4 liters, so multiply 67.2 liters, ठीक है। तो इस तरह से हमने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ क्या है, राइटिंग डाउन द रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन, ठीक है, फिर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। सो पहले करेक्ट रिएक्शन होना चाहिए सो दैट यू डोंट कंफ्यूज द फॉर्मूलाज। अगर आपने फॉर्मूलाज गलत इंटरप्रेट कर लिया, MgCl लिख दिया, तो फिर बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगा। फॉर्मूलाज शुड बी करेक्ट, बैलेंसिंग शुड बी करेक्ट, एंड देन यू कैन रिलेट इजीली, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन प्रोसीड फर्दर। Okay, chalo, let's do one more question. I hope this is clear. So थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उनको याद रखना है। Okay, write down the next question. 0.32 moles of lithium aluminum hydride
in ether solution was placed in a flask and 74 grams of tertiary butyl alcohol was added. The product is LiAlHC12H27O3. Find the weight of product if lithium ions are conserved. Find the weight of product if lithium atoms are conserved. I just repeat the question. 0.32 moles. 0.32 moles of lithium aluminium hydride was 0.32 moles of lithium aluminium hydride in ether solution was placed in a flask and 74 grams of tertiary butyl alcohol was added. Product दिया है Li lithium, मतलब Li stands for lithium, aluminium Al, hydrogen H, C12H27O3. ठीक है, बड़ा सा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है प्रोडक्ट का. You have to find the weight of product assuming the lithium ions are conserved, है ना. एटम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली हमें पता है और फाइनली हमें पता है, रिएक्शन क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है. ठीक है, सपोज वी डोंट नो कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रोडक्ट, बिकॉज हमें सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट दे रखा है. ठीक है, हमें कोई ऐसा बताया नहीं है कि क्या कंपाउंड बन रहा है. आपको कार्बन टोटल, हाइड्रोजन टोटल, ऑक्सीजन टोटल दिए. They have not identified, they have not told you what product is formed, what is the reaction. So since उन्होंने सिर्फ molecular formula दिया है, they have not told you the product, so you can't make the reaction. ठीक है, initial आपको compound पता है, उसका amount पता है 0.32 मोल, right? और जो final product है वो पता है, और ये पता है कि जो lithium ion है वो सबके जितने भी lithium atoms reactant में थे वो सारे के सारे product में transfer हो रहे हैं. So lithium atoms are conserved. So concept of POAC लगाएंगे and we will find the amount of product. हाँ, हाइड्रोजन LiAlHC12H27O3. So tell me the moles. मास निकालने के लिए हमें मोलर मास चाहिए. मुझे मोल्स बताओ पहले. What are the moles of product? फिर मोल से मास तो निकाल सकते. हाँ, गुड. ठीक है. सो अगर हम मोल्स निकालें पहले, तो मोल्स क्या हो जाएंगे. देखो, हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, जो प्रोडक्ट है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके साथ C12H27O3. ये कोई कंपाउंड है जो फाइनल प्रोडक्ट है. अब लिथियम एटम दोनों जगह पे कंजर्व है और हम देख सकते हैं 1 एटम है दोनों कंपाउंड्स में. तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें 1 टाइम्स लिथियम है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक है, तो जितने भी मोल्स होंगे उसमें एक ही लिथियम का मोल है. ठीक है, दूसरी तरफ वी आर अप्लाइंग POAC ऑन लिथियम एटम्स. ठीक है, वी आर अप्लाइंग POAC ऑन लिथियम एटम्स. सो दोनों तरफ पे लिथियम एटम कंजर्व्ड है. अब जो ये कंपाउंड है, जितने इसके मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आई एम राइटिंग,
ठीक है। सो जो ये प्रोडक्ट है इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स लिथियम के हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक लिथियम है तो n नॉट मॉलिक्यूल्स में n नॉट लिथियम होंगे, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है उतना ही लिथियम का नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम इज 1 मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हमें दिया है, दैट इज 0.32। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड विद 1 है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज अगेन 0.32। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया प्रोडक्ट का। फिर नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता चल गया, मोलर मास के लिए हमें फॉर्मूला पता है, लिथियम का एटॉमिक मास इज 7, एल्यूमिनियम इज 27, हाइड्रोजन 1 है ना। सो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका मास लगा के ये टोटल यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पुट करेंगे। So molecular mass multiplied with number of moles gives you the mass of product. So mass of product is 0.32 multiplied with the molecular mass. ठीक है, so that you have to calculate. That will give you the mass of product. ठीक है, समझ में आ गया? Is this clear? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बिकॉज दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट, है ना, दे हैव रिटन अ कंडेंस्ड फार्मूला, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल को डाला हाइड्राइड में, सो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट। सो ऐसे केस में जहां बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है वहां पर क्वेश्चन में ही यूजुअली इट इज मेंशन कि कोई एटम्स कंजर्व हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वैसे तो हमारे पास एल्यूमिनियम भी है, हाइड्रोजन इज आल्सो देयर, पर जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लिथियम आयंस कंजर्व्ड है, दैट मींस कि सारा का सारा लिथियम यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, कुछ और साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन जाए लिथियम का। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये दिया है कि सारा लिथियम एटम कंजर्व्ड है, उसका मतलब है कि जितना लिथियम रिएक्टेंट में था द एंटायर इज कन्वर्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो जो कंजर्व्ड एटम आपको गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में आपने POAC लगाना है। अगर कोई स्पेसिफिक एटम नहीं दिया है देन यू कैन अप्लाई POAC ऑन एनी एटम, बट अगर कोई स्पेसिफाई किया है तो उसी के ऊपर POAC लगाकर यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और व्हाटएवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गए क्वेश्चंस?